स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां भाजपा दफ्तर पर उत्तराखंड बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। प्रहलाद जोशी के घर आगे की रणनीति पर अब मंथन होगा। सीएम धामी, मदन कौशिक, संगठन महामंत्री अजय कुमार पहुंचे इस बैठक में। सभी नेता चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के घर अब पहुंच गए हैं। बैठक में सीएम के नाम पर भी मंथन संभव है। तो बता दें आपको कि भाजपा दफ्तर पर जो बैठक चल रही थी वो तो खत्म हो गई है, लेकिन अब जो बैठक है वो दूसरी शुरू होने वाली है, जिसमें सीएम के नाम पर मंथन किया जाएगा। प्रहलाद जोशी के घर पर अब आगे की रणनीति बनाई जाएगी, जिसमें सीएम धामी, मदन कौशिक, संगठन महामंत्री अजय कुमार मौजूद रहेंगे और वो पहुंच भी गए हैं घर पे प्रहलाद जोशी के। अविनाश तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, पहली बैठक खत्म और जो दूसरी बैठक है अब प्रहलाद जोशी के घर पर होनी है, कौन कौन पहुंचा? देखिए, अगर बात करें तो 11 अकबर रोड पता है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का, और उन्हीं के घर पे पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और उत्तराखंड में प्रभारी रहे दुष्यंत गौतम, वो तीनों लोग वहां पे पहुंच चुके हैं और अब बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली। वहां पर अगर बात करें तो मंत्रणा की जाएगी कि अब आगे किस तरीके से वहाँ पे मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के चयन किया जाए। क्या वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे या फिर कोई अन्य होगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष और इसके साथ साथ जो वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इनसे लगातार मंथन किया जा रहा है कि किस तरीके से आगे अब मुख्यमंत्री का चयन किया जाए। हालांकि बीजेपी ने अभी तक कुछ तय नहीं किया है कि क्या अगला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बनाना है या फिर अगला मुख्यमंत्री कोई विधायक में से एक होगा या फिर अगला मुख्यमंत्री कोई सांसद में से एक होगा। लेकिन सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है और सभी विकल्पों पर जब ये सारे विचार फाइनल हो जाएंगे तब फिर एक अंतिम बैठक होगी, जिसमें अगर बात करें तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सलाह मशविरा किया जा सकता है और फिर तब अंतिम नाम तय किया जाएगा और फिर उसी को मुख्यमंत्री के नाम की ताजपोशी की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी बैठकों का दौर जारी है और बैठकों के दौर में अगर बात करें तो लगातार इस बात को लेकर ही मंथन है कि कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। पुष्कर सिंह धामी को अगर बनाया जाए तो फिर उनको कहां से उपचुनाव लड़वाया जाएगा और उपचुनाव में फिर स्थिति क्या रहेगी। विपक्ष अगर उनके ऊपर सवाल खड़ा करेगा तो किस तरीके से विपक्ष को जवाब दिया जाएगा, और अगर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो फिर कौन सा वो चेहरा होगा जो अगले 5 सालों तक सशक्त तरीके से उत्तराखंड में सरकार चला सके। क्योंकि बीजेपी अब एक ऐसे चेहरे की तलाश में है जो बीजेपी के लिए उत्तराखंड में पूरे 5 साल तक संगठन और सरकार में समन्वय करते हुए सरकार चला सके और जिसके चेहरे पर 2027 में है कि 2024 में जो सबसे बड़ा टेस्ट होने वो 2024 में है। 2024 में 5 लोकसभा चुनाव को जिता सके, तो ऐसे ही चेहरे की अब तलाश, बिल्कुल ऐसे चेहरे की तलाश की जा रही है। आपसे अविनाश मैं जानना चाहूंगी कि पुष्कर धामी के नाम की तो चर्चा चल रही है, इसके अलावा और कौन से ऐसे नाम है, बड़े चेहरे हैं जो इस रेस में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं? जी देखिए प्राची, अगर बात करें तो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कल प्रधानमंत्री के यहाँ जब बैठक हुई थी तो महिलाओं को लेकर के भी प्रधानमंत्री ने पूछा है कि महिलाओं में से कितने लोगों ने उत्तराखंड के अंदर विजय हासिल किया और कौन कौन सी वो महिला है। अगर पूरे चुनाव में आप देखें तो 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है और इन 4 राज्यों में महिला वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा आया है। महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज़्यादा वोट किया है और अभी अगर वर्तमान में आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे में बीजेपी एक बड़ा दांव खेल सकती है महिलाओं के नाम पे, क्योंकि आगे 2024 में चुनाव है। उसके पहले हालांकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव है 2023 में, वहां की मुख्यमंत्री हमेशा से वसुंधरा राजे बनती हुई आई हैं, लेकिन ये भविष्य की बातें हैं। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में एक भी महिला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की नहीं है और 2024 में अब 2 ही साल का वक्त बचा है। तो किस तरीके से तैयारियां की जाए और महिलाओं ने जिस तरीके से खुलकर बीजेपी के पक्ष में समर्थन दिखाया है, बीजेपी के लिए ज्यादा संख्या में वोट किया है, तो महिलाओं को किस तरीके से अब मोबिलाइज किया जाए, महिला वोट बैंक को किस तरीके से अपनी ओर पक्ष में किया जाए, इस बात को लेकर के भी मंथन जारी है। वहीं अगर बात करें तो उत्तराखंड की राजनीति में अभी तक पुरुषों का वर्चस्व ही रहा है, एक भी महिला मुख्यमंत्री उत्तराखंड के अंदर नहीं हुई है। तो अगर पुरुषों में भी नामों पर मंथन किया जाए तो कौन सा वो पुरुष चेहरा हो सकता है जिसके ऊपर अगर बात करें तो दांव लगाकर 2024 को जीता जा सकता है। और अब बीजेपी एक ऐसे मुख्यमंत्री को तलाश रही है जो 5 साल पूरे चला सके, ना कि जिस तरीके से 2017 से 22 में देखने को मिला कि 3 मुख्यमंत्री बनाने पड़े, पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत, फिर पुष्कर सिंह धामी को, और पुष्कर सिंह धामी भी अब चुनाव हार गए। तो अब किसे, तो इन तमाम सारे विकल्पों पर
अभी भी लगातार पार्टी संगठन विचार कर रहा है और इसमें मुख्यमंत्री जो अभी कार्यवाहक है पुष्कर सिंह धामी, उनकी भी राय मशवरा की जा रही है कि अगर आप नहीं तो आपके बाद कौन हो सकता है। बिल्कुल, देखिए कोशिश यही है कि जो भी चेहरा रहे वो 5 साल तक रहे, इस बार मुख्यमंत्री बदलने की नौबत ना आए। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अविनाश। उधर उत्तराखंड सरकार में शिक्षा मंत्री रहे अरविंद पांडे ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी है प्रचंड बहुमत के साथ। पुष्कर सिंह धामी को लेकर उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी मेहनत की है, संगठन उनकी मेहनत को अवश्य पुरस्कृत करेगा। हालांकि उन्होंने साफ शब्दों में पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने को लेकर कुछ तो नहीं कहा। वहीं अरविंद पांडे ने कहा कि सीएम का फैसला केंद्रीय आलाकमान ही करेगा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के अभी भी मंथन जारी है। अगर बात करें तो बीजेपी में आज भी बैठक हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तराखंड सरकार में शिक्षा मंत्री रहे अरविंद पांडे जी। सर, कई सारे विधायक मंत्री दिल्ली में मौजूद हैं और सब अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। आप भी दिल्ली में मौजूद हैं, आपने पार्टी के संगठन के आलाकमान से मुलाकात की, आपने क्या कुछ फीडबैक रखा? नहीं, मेरी मुलाकात अभी किसी से नहीं हुई है। हम तो ऐसे दिल्ली में व्यक्तिगत काम से आए हुए थे। तो पार्टी का हमारा मुख्यालय है, यहाँ अपने नेता हो गए, कार्यकर्ता हो गए, सबसे एक सामान्य शिष्टाचार से मुलाकात हो जाए, नमस्ते हो जाए, इसी क्रम में आया हूँ। बाकी मैं किसी बैठक में शामिल होने नहीं आया हूँ, ना हमें किसी बैठक के लिए बुलाया गया। जो सियासी समीकरण उभरे हैं आप किस तरीके से देख रहे हैं उत्तराखंड में, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए? सियासी समीकरण नहीं है, अगर कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। उत्तराखंड की जनता ने बहुत बड़े मन के साथ डबल इंजन पे विश्वास करते हुए कमल के फूल पे वोट डालकर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। और इसे सरकार बनाने में जहां मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे ही हमारे वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बहुत कम समय में उत्तराखंड प्रदेश के अंदर मोदी जी के विजन को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो कम समय में हमारे धामी जी ने काम किया है, उनकी मेहनत को संगठन कहीं ना कहीं सम्मान अवश्य देगा। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे या आप उनके नाम पे सहमति जताते हैं? नहीं, हम लोग तो सब लोग संगठन के स्वयंसेवक के नाते, कार्यकर्ता के नाते सब एक दूसरे के साथ हैं। हम अलग नहीं है, लेकिन जो भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा हम लोग उसका पालन करेंगे। ये अरविंद पांडे हैं जो कि शिक्षा मंत्री रहे हैं उत्तराखंड सरकार में। इनका कहना है कि जो केंद्रीय आलाकमान, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा उसी का सम्मान होगा। और जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने मेहनत की है, संगठन उनकी मेहनत को देखेगा और जो सम्मान देना होगा वो सम्मान देगा। कैमरा पर्सन कपिल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। यूपी में सरकार गठन और मंत्रिमंडल के चेहरे पर कल शाम दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ समेत यूपी कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के पर्यवेक्षक अमित शाह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल होंगे। यही नहीं, यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह मौजूद होंगे। भाजपा की बड़ी बैठक में मंत्रिमंडल के चेहरों पर मंथन होगा। यूपी से केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल भी बैठक में मौजूद होंगे। तो ये वो चेहरे हैं जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कल होने वाली बड़ी बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। और इस बैठक में चर्चा मंत्रिमंडल को लेकर होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये तो साफ है कि अगले 5 साल तक उत्तर प्रदेश की कमान किसके हाथ में होगी। लेकिन मंत्रिमंडल में कौन चेहरे शामिल होंगे, इसी पर लगातार मंथन किया जा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन को 125 सीटें मिली थी, लेकिन मंगलवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को 51.5% वोट मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि इस हिसाब से सपा गठबंधन को 304 सीटें मिली हैं, लिहाजा हमारी जीत हुई है। अखिलेश यादव ने मंगलवार को पोस्टल बैलेट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट चुनाव का सच बयां कर रहे हैं। तो पोस्टल बैलेट का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, और अपने ट्वीट में क्या लिखा है अखिलेश यादव ने, आइए आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है, पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को मिले 51.5% वोट और उनके हिसाब से 304 सीटों पर हुई सपा गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयां कर रहे हैं। पोस्टल बैलेट डालने वाले हर उस सच्चे सरकारी कर्मी, शिक्षक और मतदाता का धन्यवाद जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट दिया। सत्ताधारी याद रखें, छल से बल नहीं मिलता। ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने, और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने सीधा हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी पर। पोस्टल बैलेट का जिक्र किया है और पोस्टल बैलेट को आधार बनाकर उन्होंने कहा है कि छल से बल नहीं मिलता।
यूपी चुनाव के नतीजों के बाद सियासी पार्टियों में खलबली मची है। ये बात आज एक बार फिर से साबित हो गई। सपा के सहयोगी महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सपा के प्रत्याशी विधानसभा चुनाव के दौरान ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे और उन्होंने महान दल के कैडर का चुनाव के दौरान इस्तेमाल नहीं किया। इतना ही नहीं, केशव देव मौर्य ने तो यहां तक कह दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा से सपा में एक रणनीति के तहत आए और उनके आने के बाद समाजवादी पार्टी ने महान दल को किनारे कर दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज दूसरी तस्वीर होती। बताया जा रहा है कि केशव देव मौर्य ने दावा किया है कि गठबंधन में अहमियत नहीं मिली तो वो दूसरे विकल्प पर विचार करेंगे। ये कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा महान दल कैडर का, महान दल के समर्थकों को इस्तेमाल कम हुआ। उस वोट पे फोकस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं था कि ये वोट भी उन्हें मिल सकता है और ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान डबल का कर सकता है, और ये इस्तेमाल नहीं हुआ। अब उसके पीछे कौन सा कारण है? केवल ओवर कॉन्फिडेंस हुआ कि हम तो जीत रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं मेहनत करने की। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी मुझसे मिलते थे, जो संपर्क में थे, सब में ओवर कॉन्फिडेंस था। और मैं ये कह रहा हूँ रणनीतिक चाल हो सकती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भेज के और प्रत्याशियों को और ओवर कॉन्फिडेंस किया जाए, और ओवर कॉन्फिडेंस किया गया। और जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी नहीं आए थे, महान दल का इस्तेमाल हो रहा था, महान दल के लोगों को पूछा जा रहा था, महान दल के पदाधिकारियों से वोट के बारे में जानकारी ली जा रही थी, कहाँ कितना वोट है। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए तो समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। उन्होंने महान दल को एकदम किनारे रखा, उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। और महान दल का इस्तेमाल हुआ होता तो दो फायदे होते। एक तो समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ता और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होता, क्योंकि 2017 में ये पूरा का पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी में गया। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जिक्र कर इसके विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर घूमने वाली पूरी जमात बौखला गई है। कुछ लोगों को बुरा लग रहा है कि सच आज सामने आ रहा है। दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा, एक पूरी इकोसिस्टम उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। काशी में चिता भस्म से होली खेली जा रही है। काशी के ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं के बीच बाबा भोले के भक्त चिता भस्म से मसाने की होली खेल रहे हैं। हजारों लोग जलती चिताओं के बीच चिता की राख से होली खेल रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव अपने भक्तों के साथ भस्म से होली खेलते हैं और रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन ये होली परंपरागत तरीके से खेली जाती है। और इसके साथ महाशमशान, मणिकर्णिका महाशमशान। और आप देखिए यहाँ पर ये जो भक्त हैं वो चिता भस्म से होली खेल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर नृत्य का माहौल है। वैसे यहाँ साल भर चिताएं जलती रहती हैं, 24 घंटे यहाँ इस महाशमशान पर चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती है। लेकिन होली की बात करें तो आज भक्त काशी में और मणिकर्णिका महाशमशान पर चिता भस्म से होली खेल रहे हैं।
आप देखिए काशी में जो और देखिए मथुरा वृंदावन में भी होली की धूम देखी जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर से कुंजन दीक्षित की रिपोर्ट। कृष्ण मुरारी भाजी ब्रजनारी भर पिचकारी कीचम कीच भयो है भारी ब्रज में होली मनाए बिहारी। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं और मंदिर की छटा बिल्कुल अलग है। होली के रंग में रंगे हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हो। यहाँ से ब्रजवासी नहीं है, दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु भी। अब मैं चाहूंगी सबसे पहले आप मंदिर प्रांगण की वो तस्वीरें देखें, किस तरीके से मंदिर को यहाँ पर सजाया गया है। लाल गुब्बारे हर तरफ आपको नजर आएंगे सजावट के लिए, और उन गुब्बारों के नीचे है भक्तों की पूरी मंडली जिनके हाथों में फूलमाला लगी हुई है, सर पे पगड़ी पहने हुए हैं। अलग अलग रंग है, कहीं गुलाबी है तो कहीं पीला रंग है, और सामने है बांके बिहारी। बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर लोग दूर दूर से पहुँचे हुए हैं और ब्रज की जो होली है उसका आनंद ले रहे हैं। हाथ में मोरपंख भी है। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये लोग अलग अलग रंगों में नजर आ रहे हैं, और किसी को भी पहचानना यहाँ पे बड़ा मुश्किल है क्योंकि हर कोई सिर्फ एक रंग में रंगा हुआ है, वो है बिहारी का रंग, वो है राधा कृष्ण का रंग। मंदिर प्रांगण में व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है, लेकिन साथ साथ भक्तों की भीड़ भी आप देखिए, और भीड़ को देखकर अंदाजा लगाइए कि कितना मुश्किल यहाँ पर दर्शन करना है लोगों के लिए। लेकिन उन सब के बावजूद भी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और होली भी खेल रहे हैं। भगवान को खास तौर पर टेसू के फूलों से बना हुआ रंग लगाया जाता है और वो खास भगवान के लिए ही तैयार होता है। एक सफेद पन्नी में बिहारी जी को कवर किया गया है जिससे कि जो दूसरा रंग है उनके ऊपर ना जाए। लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो अलग अलग रंगों से यहाँ पर होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है लेकिन भक्ति कहीं से भी कम नजर नहीं आएगी। ब्रज की होली के बारे में हर बार ये कहा जाता है सब जग हो रही या ब्रज में हो रहा, या यूं कहें सब जग होली और ब्रज में हो रहा। और ये तस्वीरें ये तस्दीक करती हैं कि ब्रज जैसी होली कहीं पर भी नहीं होती। ब्रज क्षेत्र में इस त्योहार के रंग को कई महीनों तक मनाया जाता है, या यूं कहें करीब करीब 40-50 दिन तक यहाँ पर होली मनाई जाती है। श्री कृष्ण और राधा रानी की लीला की नगरी है, इसलिए यहाँ के स्थानों से लेकर पर्वों तक के भाव उन्हीं से जुड़े होते हैं। राधा कृष्ण की होली को जीवंत करने की कोशिश यहाँ के जो ब्रजवासी हैं वो करते हैं, और उसमें साथ देते हैं पूरे देश भर से आने वाले यहाँ के श्रद्धालु। एक तरफ दुनिया भर की होली और एक तरफ ब्रजधाम की होली है, और इस होली का आनंद आप इन तस्वीरों में देखकर जरूर उठा सकते हैं। हर तरफ गुलाल उड़ रहा है, कई फूल उड़ रहे हैं, और अलग अलग तरीके की होली है। फूलों की होली होती है, लड्डू की होली होती है, इसके साथ साथ छड़ी मार होली भी होती है। हालांकि उसकी छटा मंदिर प्रांगण में आपको नजर नहीं आएगी, यहाँ गुलाल की रंग की होली आपको नजर आएगी। ब्रजधाम की होली अपने आप में खास है। जो असीम आनंद यहाँ ब्रज में मिलता है, वृंदावन में मिलता है, वो असीम आनंद कहीं पर भी नहीं मिल सकता। फाग के महीने में गीत और ब्रज के जो रसिया गाए जाते हैं वो यहाँ की खासियत भी हैं। और अब मैं एक बार फिर से चाहूँगी कि आप अपनी नजरें घुमा लें यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं पर, जो पूरी तरीके से भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, और भक्ति के जो रंग है पीला नीला गुलाबी उसमें रंगे हुए नजर आ रहे हैं। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु देश से ही नहीं विदेश से भी यहाँ पर पहुँचते हैं, होली का आनंद लेते हैं, और बांके बिहारी की जो महिमा है किसी से छिपी हुई नहीं है। और बांके बिहारी की एक झलक पाने के लिए ये श्रद्धालु इस तरीके से खुशी से सराबोर रंगों से अबीर गुलाल से रंगे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पगड़ी पहने हुए हैं क्योंकि ब्रज की ये संस्कृति और कला में शामिल है। कुछ लोगों ने सर पे पटका बांधा हुआ है, और होली यहाँ पर पूरे चरम पर है। किस तरीके से होली मनाई जा रही है आप देख सकते हैं, फूलों की भी होली। और देखिए कुछ लोगों को आप देखेंगे अपने हाथ में छोटे छोटे कान्हा को भी लेकर आए हैं, और ये लोग कोई मुंबई से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, लेकिन जो ठाकुर जी आप इनके हाथ में देखेंगे ये इनके घर के ही ठाकुर जी हैं, जो ब्रज की होली खिलाने के लिए बिहारी जी के साथ खुद तो आए ही हैं और अपने साथ साथ अपने ठाकुर को भी लेके आए हैं। यही आनंद है ब्रज की होली का, यही रंग है ब्रज की होली का, यही संस्कृति है इस ब्रज की जो यहाँ पर नजर आती है। वाकई ब्रज जैसी होली कहीं और नहीं होती, और वास्तव में यहाँ जो आनंद है वो आनंद कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता।